हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने रोग निदान में दोष विकृति अध्याय को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने निदान शब्द की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और निदान की परिभाषा पढ़ी थी। याद करिए बच्चे, जब मैं आपको निदान की परिभाषा पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो निदान शब्द है इसका प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। एक तो है बच्चे व्याधि जनक निदान और दूसरा है व्याधि बोधक निदान। क्या होता है व्याधि जनक निदान? नाम से आपको पता चल रहा है बच्चे, जो रोग की उत्पत्ति का कारण हो उसे हम क्या कहते हैं? व्याधि जनक निदान। व्याधि बोधक का मतलब क्या होता है बच्चे? नाम से पता चल रहा है, जो रोग का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्याधि बोधक निदान। यानी कि ये जो व्याधि बोधक निदान है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चे? इसका प्रयोग टू डायग्नोस अ डिसीज, यानी कि किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, रोग का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, वही अगर हम व्याधि जनक की बात करते हैं बच्चे तो ये क्या है? इट इज कॉज ऑफ अ डिसीज, कॉज ऑफ अ डिसीज, यानी कि ये क्या है बच्चे? ये रोग की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, तो जो रोग की उत्पत्ति का कारण हो उसे हम क्या कहेंगे? व्याधि जनक। जो रोग का बोध कराए वो क्या है बच्चे? व्याधि बोधक। ये जो बच्चे व्याधि जनक निदान है इसे हेतु भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया बच्चे? हेतु भी कहा गया है। ठीक है, तो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने जो निदान की परिभाषा पढ़ी थी वो कौन सा निदान था? वो व्याधि जनक निदान था। इसी तरह से बच्चे आज के इस लेक्चर में हम जो निदान का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा निदान है? व्याधि जनक निदान। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम व्याधि जनक निदान के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ये जो हेतु है, ये जो व्याधि जनक निदान है, इसको बच्चे अनेक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, अनेक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि एक प्रकार, द्विविध प्रकार, त्रिविध प्रकार और चतुर्विध प्रकार। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे ये जो व्याधि जनक निदान है इसको अनेक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक प्रकार में किसको रखा, एक प्रकार में किसको रखा, तो आप यहाँ पे नोट्स में भी देख सकते हैं बच्चे। एक प्रकार में आशय आपकर्ष को रखा। वही अगर हम द्विविध प्रकार की बात करते बच्चे तो द्विविध प्रकार में किसको रखा? द्विविध प्रकार में उत्पादक हेतु या व्यंजक हेतु, बाह्य हेतु या अभ्यंतर हेतु, प्राकृत हेतु या वैकृत हेतु, अनुबंध या अनुबंध, प्रकृति या विकृति। तो इस प्रकार से बच्चे द्विविध प्रकार में इतने सारे ग्रुप आ गए। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप आ गए? 5 ग्रुप आ गए। वही अगर हम बात करते हैं बच्चे त्रिविध प्रकार, तो त्रिविध प्रकार में बच्चे 3 ग्रुप लिए, जिसमें से पहला है असाध्मय इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम। ठीक है, दूसरा बच्चे दोष हेतु, व्याधि हेतु, दोष व्याधि उभय हेतु, तीसरा क्षय, वृद्धि और शम। ठीक, चलिए वही अगर हम बात करते बच्चे चतुर्विध हेतु, यानी कि ये हेतु 4 प्रकार का, क्या क्या? सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, व्यभिचारी और प्राथमिक हेतु। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे ये जो व्याधि जनक निदान है इसको अनेक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। आज के इस लेक्चर में बच्चे हम एक प्रकार यानी कि आशय अपकर्ष को और द्विविध प्रकार, इसमें कई सारे ग्रुप है, इनको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम त्रिविध प्रकार और चतुर्विध प्रकार को पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ हेतु पूरा टॉपिक कवर करेंगे हम 2 लेक्चर में। ठीक, चलिए तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रकार, उसमें क्या है बच्चे? आशय अपकर्ष। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है आशय अपकर्ष? क्या होता है आशय अपकर्ष? तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, तो बच्चे अगर आप
अगर आप इस आशय अपकर्ष शब्द को देखोगे, है ना, आशय अपकर्ष शब्द को देखोगे तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक तो है बच्चे आशय, इसे आप आश्रय भी बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा है अपकर्ष। क्या होता है आशय का मतलब? आशय का मतलब क्या होता है बच्चे? तो आशय का मतलब होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान। वह अगर हम अपकर्ष की बात करते हैं बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खींचकर दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आशय इसका मतलब होता है रहने का स्थान, अपकर्ष का मतलब होता है खींचकर दूसरे स्थान पर ले जाना। तो बच्चे आशय अपकर्ष इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में 200 के विशेष स्थान है। जैसे कि वात का विशेष स्थान क्या है बच्चे? बताइए मेरे को। वात का विशेष स्थान है पक्वाशय, है ना। पीत का क्या है बच्चे? पीत का क्या है? पीत का विशेष स्थान है ग्रहणी। ठीक है, और कफ का क्या है बच्चे? कफ का क्या है? तो कफ का है ऊरह, है ना। कफ का क्या है बच्चे? कफ का है ऊरह। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हमारे शरीर में 200 के विशेष स्थान है। तो ये जो बच्चे 200 के विशेष स्थान है, इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो आश्रय या आशय। ठीक है, हाँ। लेकिन क्या होता है बच्चे, जब कोई दोष, विशेषकर कौन सा दोष बच्चे? विशेषकर बच्चे वात दोष। ठीक है, हाँ। तो बच्चे जब कोई दोष, उनमें से बच्चे विशेषकर वात दोष प्रकोपित होकर, है ना, प्रकोपित होकर दूसरे दोष को अपने स्थान से खींचकर, है ना, दूसरे दोष को अपने स्थान से खींचकर अन्य स्थान पर ले जाता है, अन्य स्थान पर ले जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चे? आशय अपकर्ष। ठीक है, जैसे कि इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश करो बच्चे, इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश करो, है ना। जैसे कि बच्चे मान लो हमारे शरीर में वात दोष क्या हो गया बच्चे? प्रकोपित हो गया। ठीक है, प्रकोपित हो गया। तो बच्चे ये प्रकोपित हुआ वात दोष अगर पित्त को, है ना, पित्त को अपने विशेष स्थान यानी कि ग्रहणी से खींचकर, है ना, ग्रहणी से खींचकर अगर अन्य स्थान पर ले जाता है, ठीक है, और अन्य स्थान पर जाकर ये जो पित्त दोष है ये क्या करता है बच्चे? दाह उत्पन्न करता है, पीड़ा उत्पन्न करता है, साथ में शरीर को दुर्बल करता है। इस तरह से आपको पित्त के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? आशय अपकर्ष, है ना। इसको अगर हम बच्चे चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो बच्चे कोई भी डॉक्टर इस स्थिति में क्या करेगा? वो पेशेंट को देखता है, उसको दाह हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसका शरीर दुर्बल हो गया है, यानी कि उसको पित्त के लक्षण दिखाई देते हैं। तो बच्चे डॉक्टर जो है वो क्या करता है? पित्त की चिकित्सा करना चालू कर देता है। लेकिन इससे बच्चे फायदा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बच्चे खास मेन जड़ जो है रोग का, यानी कि दाह, पीड़ा, दुर्बल, ये किस कारण हुआ? जब वात दोष पित्त को खींचकर दूसरे स्थान पर ले आया, अपने स्थान से खींचकर इसको दूसरे स्थान पर ले आया, तब जाके दाह, पीड़ा ये हुई। तो मेन जड़ क्या है बच्चे? मेन जड़ ये वात दोष का प्रकोपित होना। लेकिन बच्चे चूंकि डॉक्टर को पित्त के लक्षण दिखाई दिए तो उसने पित्त की चिकित्सा चालू कर दी, लेकिन इससे पेशेंट को कोई फायदा नहीं मिला, उल्टी कठिनाई और बढ़ गई। ठीक है, यानी कि उसे और ज़्यादा पीड़ा होने लगी। ठीक है, तो बच्चे ऐसी स्थिति में जब कोई दोष प्रकोपित होकर
किसी दूसरे दोष को अपने स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो बच्चे इस तरह की स्थिति में एक अच्छे डॉक्टर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो दोष प्रकोपित हुआ है उसका शमन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वात दोष, और खासकर बच्चे वात दोष ही प्रकोपित होकर दूसरे दोष को ले जाते हैं, यानी कि पित्त और कफ को ले जाता है। ठीक है, हाँ। तो आपको क्या करना बच्चे, सबसे पहले इस वात दोष का शमन करना है। देन उसके बाद बच्चे इस पित्त को अपने स्थान पर वापस लाना है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, यही कॉन्सेप्ट को आशय आपकर्ष कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइन में फिर आपको बोलता हूँ कि जब कोई दोष, विशेषकर वो कौन सा दोष है बच्चे, वात दोष है, क्योंकि वात दोष के पास ही चल गुण होता है, खुद तो चलता है दूसरों को भी खींच के ले जाता है। ठीक है, हाँ। तो जब कोई दोष, विशेषकर वात दोष प्रकोपित होकर पित्त और कफ को अपने स्थान से खींचकर दूसरे स्थान की ओर ले जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, आशय आपकर्ष। मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया बच्चे, और चिकित्सा की दृष्टि से भी आपको मैंने समझा दिया। अगर इस तरह से बच्चे क्या होता है, शरीर में कंडीशन होती है कि वात दोष प्रकोपित हुआ और उसने पित्त और कफ को अपने स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर ले गया, तो आपको क्या करना बच्चे, सबसे पहले वात का शमन करना है, देन उसके बाद पित्त या कफ को अपने स्थान पर लाना है। ठीक, चलिए नोट्स में देखिए बच्चे, नोट्स में देखिए, है ना, नोट्स में देखिए बच्चे, आशय आपकर्ष। मैं आपको सब कुछ समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, हाँ। अब हम समझते हैं कि क्या नोट्स में भी वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। हाँ, तो अब देखिए क्या होता है आशय आपकर्ष, है ना। तो पढ़िए यहाँ पे, दोष अपने प्राकृत स्थान पर रहते हुए तथा स्वयं के प्रकोपित न होने पर भी प्रकोपित वायु के द्वारा अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आशय आपकर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि पित्त और कफ ये दोनों प्रकोपित नहीं हुए थे, लेकिन बच्चे क्या हुआ, वात प्रकोपित हुआ और इन दोनों को अपने स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर ले गया। तो यही क्या है, कहलाता है आशय आपकर्ष। आशय यानी कि रहने का स्थान, आपकर्ष खींचकर दूसरे ओर ले जाना। जैसे कि बात करते हैं क्या होता है बच्चे, पित्त और कफ उनका आश्रय क्या है, जैसे कि पित्त का है ग्रहणी और कफ का है उरह। तो बच्चे ये वायु प्रकोपित होकर क्या करता है, इन दोनों को अपने स्थान से खींचकर दूसरे स्थान ले जाता है। तो यही क्या है, आशय आपकर्ष। चलिए हम उदाहरण में भी आप देख ले सकते हैं, है ना। क्षीण श्लेष्मा की स्थिति में, यानी कि जब क्या होता है बच्चे, कफ दोष क्षीण अवस्था में रहता है, ठीक है, और वात दोष प्रकोपित होकर क्या करता है बच्चे, पित्त को अपने प्रधान स्थान यानी कि ग्रहणी से हटाकर शरीर के जिस भी भाग में ले जाता है, तो वहाँ पर बच्चे ये पित्त क्या करता है, पीड़ा दाह को उत्पन्न करता है तथा रोगी को श्रम यानी कि थकावट महसूस होती है, साथ में दुर्बलता का भी अनुभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ, उदाहरण में प्रकोपित हुआ वात और ये क्या किया बच्चे, पित्त को अपने स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर ले गया। तो वो पित्त दूसरे स्थान पर जाकर दाह पीड़ा और ये उत्पन्न किया। ठीक है, इसको अगर हम चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो डॉक्टर क्या करेगा बच्चे इस स्थिति में, डॉक्टर को लक्षण किसके दिख रहे हैं, पित्त के दिख रहे हैं, तो चिकित्सा पित्त के करना चालू कर देगा। लेकिन मेन जड़ क्या है बच्चे, वात प्रकोपित हुआ और वो पित्त को अपने स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर ले गया। तो आपको क्या करना है बच्चे, वात का शमन करना है, देन उसके बाद पित्त को अपने स्थान पर लाना है। तो यहाँ पे देखिए चिकित्सा की दृष्टि से बताया गया है, यदि भ्रमित होकर चिकित्सक पित्त जन्य लक्षणों को देखकर केवल पित्त शामक उपाय करता है तो व्याधि में कोई लाभ नहीं मिलता है, अपितु रोगी की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की स्थिति में आपको क्या करना बच्चे, पहले वात प्रकोप जन्य इस स्थिति में सबसे पहले क्या करना बच्चे, वात का शमन करना है। देन उसके बाद बच्चे पित्त को अपने स्थान से खींचकर दूसरे स्थान से खींचकर वापस अपने स्थान पर लाना है। ठीक, चलिए हाँ, अब हम बात करते बच्चे द्विविध हेतु यानी कि व्याधिजनक निदान के दो प्रकार। ठीक है, हाँ, तो उसमें से बच्चे पहला पार्ट है उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु। ठीक है, हाँ, तो उत्पादक हेतु का मतलब क्या होता है बच्चे, उत्पादक हेतु का मतलब क्या होता है, हाँ, तो बच्चे वे कारण, है ना, वे कारण जो बच्चे दोषों का संचय करते हैं, है ना, दोषों का संचय करते हैं,
उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उत्पादक हेतु कहेंगे। क्या बोला मैंने बच्चे, मैंने ये बोला कि जो कारण क्या करते हैं बच्चे, दोषों का संचय करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादक हेतु, है ना, उत्पादक हेतु। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेमंत ऋतु में, है ना, हेमंत ऋतु में मधुर रस की अधिकता से क्या होता है बच्चे, कफ का संचय होता है। तो बच्चे कफ का संचय किस कारण हुआ, मधुर रस की अधिकता से। तो यहाँ पे बच्चे जो मधुर रस की अधिकता, ये क्या हो जाएगा, उत्पादक हेतु हो जाएगा, है ना। तो जो कारण दोषों का संचय करते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, उत्पादक हेतु होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे दोषों का संचय करने वाला कारण उत्पादक हेतु कहलाता है, ठीक है। उदाहरण हम देख सकते हैं, हेमंत ऋतु में उत्पन्न मधुर रस से कफ का संचय होना। तो बच्चे क्या होता है, हेमंत ऋतु में मधुर रस की अधिकता से कफ का संचय। तो कफ का संचय किस कारण हुआ, मधुर रस की अधिकता से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उत्पादक हेतु। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते बच्चे। दूसरा है यहाँ पे व्यंजक हेतु, है ना। तो व्यंजक हेतु का मतलब क्या होता है, व्यंजक हेतु का मतलब होता है बच्चे कि जो कारण, है ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि जो कारण पहले से संचित दोषों को प्रकोपित करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चे, उन्हें हम व्यंजक हेतु कहेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चे, आप सभी जानते हैं, है ना। उदाहरण में देखिए आप यहाँ पे, उदाहरण में आप देखिए, हाँ उदाहरण में आप देखिए बच्चे यहाँ पे, जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चे, आप सभी जानते हैं बच्चे, जिसके हमने ऊपर देखा था कि हेमंत ऋतु में, है ना, हेमंत ऋतु में क्या होता है बच्चे, कफ का संचय होता है, ठीक है, कफ का क्या होता है बच्चे, संचय होता है, ठीक है। हेमंत के बाद अगली ऋतु कौन सी बच्चे, अगली ऋतु है वसंत ऋतु, है ना। वसंत ऋतु में क्या होता है बच्चे, धूप की किरणें तेज हो जाती है, जिस कारण क्या होता है बच्चे, ये जो संचित कफ है ये पिघलकर प्रकोपित होने लगता है ना। तो क्या हुआ बच्चे, हेमंत से वसंत ऋतु आते आते क्या हो गया, धूप की किरणें तेज हो गई, है ना, धूप की किरणें तेज हो गई, इससे क्या हुआ, कफ पिघलकर प्रकोपित हो गया, किसमें, वसंत ऋतु में, ठीक है। तो कफ प्रकोपित किस कारण हुआ बच्चे, धूप तेज होने से। तो ये जो धूप तेज होना, ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका व्यंजक हेतु हो जाएगा। यानी कि जो कारण पहले से संचित दोष को प्रकोपित करते हैं वही क्या कहलाते हैं बच्चे, व्यंजक हेतु कहलाते हैं। ठीक, चलिए नाउ फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अब नाउ नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, उसमें है बाह्य और अभ्यंतर हेतु। ठीक है, हाँ, बाह्य हेतु क्या होता है बच्चे, तो जो कारण बच्चे शरीर के बाहर से आते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं, वो क्या है बच्चे, बाह्य हेतु। जैसे कि बात करते हैं आहार में अगर मान लो आपने गलत भोजन कर लिया, अहितकर आहार ले लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, रोग की उत्पत्ति होगी, है ना। विहार यानी कि गलत दिनचर्या अगर आपने फॉलो की तो इससे भी क्या होगा बच्चे, रोग की उत्पत्ति होगी, है ना। काल में ऋतु काल ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जीवाणु, जैसे कि बात करते हैं, मान लो विषैले कीड़े ने आपको काट लिया, तो विषैला कीड़ा क्या है बच्चे, बाह्य हेतु है, यानी कि बाहर से आया और फिर शरीर में रोग उत्पन्न किया, आघात यानी कि चोट लगने से, ठीक है। हाँ, तो ये सब क्या है बच्चे, ये बाहर से आए हुए कारण है और शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये क्या है, बाह्य हेतु। तो आप देख सकते हैं शरीर से बाहर के कारण को बाह्य हेतु कहते हैं, ठीक। हाँ, इसके अलावा बच्चे जो हेतु शरीर में ही मौजूद रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बात करते हैं शारीरिक दोष व दुष्य, ये क्या है बच्चे, रोग उत्पादक अभ्यंतर हेतु है। ठीक, चलिए हाँ, अब नाउ नेक्स्ट पार्ट प्राकृत और वैकृत। ठीक, हाँ, तो प्राकृत का मतलब क्या होता है बच्चे, प्राकृत का मतलब क्या होता है बच्चे, हाँ, तो प्राकृत का मतलब ये होता है बच्चे कि जब दोष, है ना, जब दोष अपनी प्राकृतिक, है ना, अपनी प्राकृतिक या स्वाभाविक ऋतु काल में, है ना, या बच्चे स्वाभाविक ऋतु काल में क्या होते हैं, प्रकोपित होते हैं, तो
तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, प्राकृत कहेंगे। क्या बोला मैंने, जब दोष अपनी प्राकृतिक या स्वाभाविक ऋतुकाल में प्रकोपित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत। जैसे कि उदाहरण देखिए, वसंत ऋतु में क्या होता है बच्चे, कफ का प्रकोप होता है। शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। तो बच्चे ये जो दोष है ना, जैसे कि बात करते हैं कफ का प्रकोप होना, तो बच्चे स्वाभाविक काल उसका क्या है, वसंत ऋतु ही है। वही अगर हम पित्त के प्रकोप की बात करते हैं बच्चे, तो पित्त का प्रकोप बच्चे प्राकृतिक रूप से शरद ऋतु में ही होता है। वही अगर हम वात की बात करते हैं बच्चे, तो वात का प्राकृतिक रूप से वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है। तो इस तरह से बच्चे दोषों का अपने प्राकृतिक ऋतुकाल में प्रकोपित होना, ये क्या है, प्राकृत। ठीक है। वही अगर हम वैकृत की बात करते हैं बच्चे, तो इसका उल्टा, जब दोष अपने प्राकृतिक काल को छोड़कर किसी अन्य काल में प्रकोपित होते हैं तो ये क्या है बच्चे, वैकृत। जैसे कि बात करते, उदाहरण में देखिए आप, है ना, जैसे कि बात करते बच्चे, हमने देखा था कि वसंत ऋतु में क्या होता है बच्चे, वसंत ऋतु में क्या होता है बच्चे, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। लेकिन बच्चे अगर पित्त या वात का प्रकोप हो जाए, जो कि बच्चे इसका स्वाभाविक काल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैकृत। ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं बच्चे वर्षा ऋतु, है ना, तो वर्षा ऋतु में बच्चे स्वाभाविक रूप से किसका होता है, वात का प्रकोप होता है। ठीक है। लेकिन बच्चे वात का प्रकोप न होते हुए अगर कफ या पित्त का हो जाए, जो कि इसका स्वाभाविक काल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैकृत। वही अगर शरद ऋतु में बच्चे कफ या वात का क्या होना, प्रकोपित होना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, वैकृत, है ना। यानी कि जब दोष अपने प्राकृतिक या स्वाभाविक ऋतुकाल में प्रकोपित न होते हुए किसी अन्य काल में प्रकोपित होना, ये वैकृत। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते बच्चे। हाँ, आगे बच्चे अनुबंध और अनुबंध्य, इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करिए बच्चे, इसको एक लाइन में समझने की कोशिश कीजिए, है ना। क्या होता है अनुबंध और अनुबंध्य, है ना। तो देखिए, हाँ, तो बच्चे जो रोग की उत्पत्ति, है ना, जो रोग की उत्पत्ति के प्रधान कारण है ना, प्रधान कारण है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, उसे हम कहेंगे अनुबंध्य। ठीक है। और जो रोग की उत्पत्ति में प्रधान कारण नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, अनुबंध। इसको आप एक उदाहरण से समझो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई रोगी है, ठीक है, उसमें रोग उत्पन्न किस कारण हुआ बच्चे, इसमें रोग उत्पन्न हुआ किस कारण, इसके शरीर में बच्चे कफ दोष जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ गया। ठीक है। लेकिन बच्चे साथ में वात दोष भी थोड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो रोग तो बच्चे इन दोनों के कारण हुआ, लेकिन प्रधान कारण क्या है, कफ दोष, तो ये क्या हो जाएगा, अनुबंध्य हो जाएगा। और ये क्या होगा बच्चे, अनुबंध। यानी कि जो रोग की उत्पत्ति का प्रधान कारण हो वो क्या है बच्चे, अनुबंध्य, और जो प्रधान कारण नहीं हो वो अनुबंध। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रोगी को बच्चे रोग हुआ किस कारण, उसके शरीर में कफ अधिक मात्रा में बढ़ गया, लेकिन साथ में बच्चे थोड़ी मात्रा में वात भी जुड़ा हुआ है। तो वात तो बच्चे थोड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है, यानी कि रोगी में रोग होने का मुख्य कारण क्या है, कफ, तो ये क्या हो जाएगा, अनुबंध्य, यानी कि ये प्रधान कारण है, और ये क्या हो जाएगा, अनुबंध। ठीक, चलिए, है ना, देख लेना आप यहाँ पे क्या लिखा गया है। अब प्रकृति और विकृति, है ना। हाँ, तो क्या होता है प्रकृति विकृति, है ना। तो देखिए आप पढ़िए, जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है उसी दोष के प्रकोप से होने वाला रोग प्रकृति जन्य रोग कहलाता है ना। जैसे कि मान लो बच्चे ये कोई व्यक्ति है ना, और ये व्यक्ति बच्चे पित्त प्रकृति वाला है, यानी कि इसके शरीर में पित्त दोष प्रधान मात्रा में है। ठीक है, यानी कि पित्त प्रकृति वाला है। ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो बच्चे इस व्यक्ति में है ना, अगर इस व्यक्ति में बच्चे पित्त का प्रकोप होके अगर रोग उत्पन्न होता है तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, प्रकृति जन्य रोग कहेंगे। वही अगर बच्चे इसी व्यक्ति में अगर कफ या वात का प्रकोप होके क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है, तो ये क्या कहलाएगा, विकृति कहलाएगा। ठीक है। तो यानी कि व्यक्ति की जो प्रकृति है और
उसी प्रकृति वाला दोष प्रकोप होके रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो प्रकृति है। और वही बच्चे व्यक्ति की जो प्रकृति है उसके अन्य जो दोष है वो प्रकोपित होकर रोग उत्पन्न कर रहे हैं तो विकृति है ना। और बच्चे व्यक्ति की जो प्रकृति होते हैं, व्यक्ति की जो प्रकृति होती है और उसी प्रकृति वाला दोष प्रकोपित होकर रोग उत्पन्न करता है तो इस तरह के रोग क्या होते हैं बच्चे, कच्छ साध्य होते हैं, बड़ी कठिनाई से ठीक होने वाले होते हैं। ठीक, चलिए तो इस तरह से बच्चे आज के इस लेक्चर में हमने एक प्रकार जिसमें आशय अपकर्ष और द्विविध प्रकार जिसमें हमने कई प्रकार देखे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम त्रिविध प्रकार और चतुर्विध प्रकार पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।